Welcome all my dear online students. So in the previous session we have completed our case number 3, that was the entropy change in case of phase change. और उसमें एक चीज़ specifically I have given you stress on the particular thing that जो आपने entropy change निकाला है वो केवल और केवल reversible processes का था, और melting और boiling reversible is possible only and only at their melting point and their boiling point. अगर किसी दूसरे टेम्परेचर पर होता है that we will also cover, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से एडवांस लेवल में वो चीज़ें भी हमसे पूछी जा सकती हैं, बट दैट वी विल सी इन द डेल्टा जी पार्ट. उसमें मैं आपको डेल्टा जी के साथ साथ डेल्टा एस को भी कवर अप करूँगा. तो आज के क्लास में हम लोग हमारा 4th केस करते हैं, दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस. केस 4, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस. अब अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा कि अब हम लोग के मेजरली डेल्टा एस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, सराउंडिंग की नहीं, क्योंकि सराउंडिंग की जब वो पूछेगा कि उसी कंडीशन में आप सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करोगे. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिक्सिंग ना, टू नॉन रिएक्टिंग दो नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस फ्रॉम डिफरेंट वेसल, two non-reacting ideal gases from, ये भी एडवांस लेवल का केस है, क्योंकि इफ़ यू हैव सीन योर एनसीईआरटी बुक उसमें ये सब गिवन नहीं. टू नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस फ्रॉम डिफरेंट वेसल आर मिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दो अलग अलग वेसल में है, दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आइडियल गैसेस के एंट्रोपी को चेंज करने के आपके पास 3 तरीके हैं, या तो वॉल्यूम बढ़ा के, या टेम्परेचर बढ़ा के, या मोल्स बढ़ा के. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है कि फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस जो डेल्टा एच होता है वो 0 होता है. फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस डेल्टा एच 0 होता है. अगर ये रियल गैसेस होती तो यहाँ पर डेल्टा एच हो सकता है कुछ डिफरेंट वैल्यू हो, बट अभी हम आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अब सिचुएशन क्या है आपकी? सिचुएशन है, मान लीजिए यू हैव, ये जो आप आइडियल गैसेस में फिजिक्स में, ठीक है ना, कनेक्टिंग बल्ब वाली प्रॉब्लम करते हैं, और जेई में कॉमनली काफ़ी पूछी भी जाती है. ये बल्ब 1 है ऑफ वॉल्यूम V1, दिस इज योर बल्ब 2 ऑफ वॉल्यूम V2. बीच में ये ट्रायंगल का मतलब हमें पता है क्या होता है, इट इज़ स्टॉप कॉक. ठीक है. इसमें गैस 1 भरी हुई है, इसमें गैस 2 भरी हुई है. मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स है N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स है N2. कोई एक चीज़ गिवन होगी नॉर्मली आपको, है ना, एदर वॉल्यूम और मोल्स. जनरली क्वेश्चन में हमेशा मोल्स गिवन होते हैं जनरली आपको मोल्स गिवन होंगे. अब ये दो अलग अलग डिफरेंट गैसेस हैं और आप इन्हें मिक्सअप कर रहे हो. तो मिक्सअप करने का मतलब व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन. ठीक है तो एडवांस लेवल का केस, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं, बट इसे काफ़ी सिंपल वे में मैं प्रेजेंट करके आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है. जैसे ही आपने स्टॉप कॉक को खोला, जो गैस नंबर 1 जो पहले केवल फर्स्ट बल्ब में प्रेजेंट थी, नाउ इट विल आल्सो ट्राई टू डिफ्यूज़ इन बल्ब 2. गैसेस हमें पता है बेटा, गैस हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती है, गैस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो अगर गैस 1 का मैं यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रेशर P रख रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों का प्रेशर सेम ही है, पार्शियल प्रेशर P है, इसका भी पार्शियल प्रेशर P है, बट वो गैस 1 का पार्शियल प्रेशर है. इफ़ आई एम आस्किंग कि गैस 1 का पार्शियल प्रेशर बल्ब 2 में कितना है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 0, क्योंकि गैस 1 इज़ नॉट प्रेजेंट इन बल्ब 2. ठीक है. इफ़ आई एम आस्किंग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इन बल्ब 1, दैट इज़ आल्सो 0. तो जैसे ही आप स्टॉप कॉक खोलोगे, गैसेस हमेशा मूव करेंगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तब तक मूव करेंगी जब तक दोनों तरफ हर गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर ना हो जाए. मतलब
गैस 1 इस बल्ब से इस बल्ब में जाएगी ताकि पार्शियल प्रेशर इक्वल हो सके, गैस 2 इस बल्ब से इस बल्ब में आएगी ताकि उसका भी पार्शियल प्रेशर इक्वल हो सके। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, गैस 1 भी एक्सपांड हो रही है, ठीक है ना। गैस नॉर्मली मोल्स गिवन होंगे बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा बेटा, जो भी हो। तो गैस 1 भी एक्सपांड हो रही है, पहले वो बल्ब 1 का जो भी वॉल्यूम है, मैंने तो V1 दे दिया है, पहले वो केवल V1 में प्रेजेंट थी, अब वो V1 प्लस V2 दोनों में प्रेजेंट है। और अगर वो एक्सपांड हो रही है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी क्या होगी आपका, बढ़ेगी। इसी तरह से इफ़ आई एम लुकिंग फॉर गैस नंबर 2, तो गैस नंबर 2 भी एक्सपांड हो रही है। इनिशियली इट वाज प्रेजेंट ओनली इन द bulb 2 that is having volume V2, but now it is spread out in bulb 1 also and it is occupying a volume of V1 plus V2, ठीक है। तो जब भी आइडियल गैस आ जाए, सबसे पहले देखिए ना, दो चीज़ें लगेंगी, और मैं कह ही रहा हूँ कि हम डेल्टा एस सिस्टम की ही बात कर रहे हैं अभी। जब तक अब कुछ नहीं बोला जाए, मेजरली डेल्टा एस सराउंडिंग के बाद आइडियल गैसेस के लिए ही पूछेगा, हीटिंग कूलिंग के लिए पूछ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फेस चेंज के लिए। तो फेस चेंज अगर रिवर्सिबल है तो आपको पता ही है, बस सीधे माइनस ऑफ डेल्टा एस कर देना, ठीक है। तो डेल्टा एस सिस्टम अगर आइडियल गैस है बेटा, तो आपके पास एक ही फार्मूला है, NCV ln ऑफ T2/T1 प्लस NR ln ऑफ V2/V1, ठीक है। और आपने बोला है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये कंडीशन हमने पहले ही मेंशन कर दी है। दैट मीन ये वाला पार्ट तो हो गया ज़ीरो। इस वजह से अगर मिक्सिंग के केस में भी डेल्टा एस पूछा जाए तो ज़्यादा हमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बी केयरफुल, हो सकता है V2 V1 से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, क्योंकि V2 V1 मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है। इनडायरेक्टली V2 V1 का मतलब है V फाइनल और V इनिशियल, ठीक है ना। आपको फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम लेना है। अब मैंने बोला है कि नॉर्मली तो मोल्स ही गिवन होंगे, अभी मैं दो छोटे से क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा भी, ठीक है। अब मोल्स गिवन हैं तो फिर हम वॉल्यूम में कैसे ले जाएं, तो फिर से इफ़ योर सिस्टम इज़ आइडियल गैस, और जब भी सिस्टम आइडियल गैस होगा यू हैव द राइट टू यूज़ PV इक्वल्स टू NRT, इसे यूज़ करने का आपको अधिकार है। और इफ़ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, हमें पता है R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो आई कैन से कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मतलब अगर मैं डेल्टा एस ऑफ गैस 1 बोलूँ गैस 1 के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, इट विल बी उसके खुद के मोल्स N1 इंटू R इंटू ln ऑफ, ठीक है ना, इंटू ln ऑफ व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस 1 वो V1 था। हो सकता है ये क्वेश्चन में गिवन ना हो बेटा, ये भी मैं बोल ही रहा हूँ। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया उसका, V1 प्लस V2। इन द सिमिलर वे इफ़ आई एम आस्किंग फॉर डेल्टा एस ऑफ 2, तो इट इज़ N2R, गैस नंबर 2 के जो मोल्स हैं आपके पास वो N2 हैं, R ln वो उसका खुद का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V2, ठीक है ना, खुद का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V2। और जो क्वेश्चन में हो सकता है गिवन ना हो, वो अभी हम लोग इस इक्वेशन से उसे मॉडिफाई करेंगे। फाइनल वॉल्यूम तो उसका भी कितना हो गया, V1 प्लस V2। तो दैट मीन अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ N1R ln ऑफ N1 प्लस N2/N1 एंड इट इज़ N2R ln ऑफ, ठीक है ना, N1 प्लस N2/N2 on which basis, because at constant pressure and temperature for ideal gases volume is directly proportional to number of moles. So if he is asking for total entropy change, so it will be delta S of 1 plus delta S of 2, and now it will be equals to N1R ln of N1 plus N2/N1, ठीक है ना, प्लस N2R ln of N1 प्लस N2/N2। ये आपका फॉर्मूला होगा, जिसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन में लिखेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें सब बेटा है ना, अब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि जेई में तो आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये सब चीज़ें एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जेई एडवांस का लेवल विद रिस्पेक्ट टू
आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, तो थोड़ा सा लेवल पहले से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब इसका मॉडिफाइड वर्जन, व्हाट इज द मॉडिफाइड वर्जन, तो इसका मॉडिफाइड वर्जन है बेटा इन जनरल, अगर आप लिखोगे इन जनरल तो आपके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई, यहाँ पहले आर लिख लेते हैं, इट इज आर इंटू समेशन ऑफ एन आई, आर इंटू समेशन ऑफ क्या, एन आई, इंटू सब में इंटू है बीच बीच में ना, इंटू फिर से समेशन, किसका समेशन, एक्स आई एल एन ऑफ एक्स आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इस तरह से देख के स्टूडेंट को वो कंफ्यूज कर देता है। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, कुछ नहीं करा है ना, देखिए इधर में आ जाओ बेटा, जो अभी आपको आपके सामने जो मैंने फॉर्मूला डिराइव करा है उसमें मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, डेल्टा एस इक्वस टू आर को बाहर लिया, n1 अपॉन मैंने इसे डिवाइड कर दिया n1 प्लस n2, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, मैंने n1 प्लस n2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, फर्स्ट टर्म को इंटू आर, इस फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करा n1 प्लस n2 से, सेकंड को भी मल्टीप्लाई करा n1 प्लस n2 से, तो दोनों में वो कॉमन हो गया, आर भी कॉमन हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या बचा मेरे पास, फर्स्ट टर्म में n1 था और सिंस आपने n1 प्लस n2 से मल्टीप्लाई करा है तो मैंने उससे डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, और इंटू ln ऑफ जो नॉर्मल था ही हमारा n1 प्लस n2 बाय n1, ठीक है ना, ये माइनस साइन भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और प्लस सेकेंड टर्म की बात करें उसमें n2 तो था ही था, ठीक है, ये n1 प्लस n2 जो आपने लिया है इससे मल्टीप्लाई करा और ln ऑफ n1 प्लस n2 बाय n2, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं केवल इस दो केसेस का बताऊं तो n1 प्लस n2 तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एग्रीड, इनटू आर। अंदर देखिए बेटा n1 अपॉन n1 प्लस n2, आप सभी को मुझे उम्मीद है कि मोल फ्रैक्शन के एटलीस्ट डेफिनेशन याद होगी, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो n1 इज़ द मोल्स ऑफ गैस नंबर 1 और n1 प्लस n2 इज़ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इंटू ln ऑफ, now the term inside the ln is n1 plus n2 by n1 which is reciprocal of this term, मतलब it is reciprocal of mole fraction, तो इसकी जगह मैंने 1 by ln of 1 by x1 लिखा, plus if I am looking for this term it is the ratio of moles of gas 2 to the total number of moles, that means it is the mole fraction of gas number 2 x2 into ln of, it is again the reciprocal, so it is 1 by x2. Now we know the property of ln of 1 by x is nothing but minus ln x, और ये जो n1 प्लस n2 है, ठीक है, इसे मैंने n1 प्लस n2 ही रहने दिया, माइनस r हो गया, नाउ ब्रैकेट में क्या हो गया, x1 ln ऑफ x1 प्लस x2 ln ऑफ x2। इज इट क्लियर, ये रहा आपका फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले को, ठीक है ना, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इज़ इट क्लियर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मल्टी सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो बेटा, ऑप्शन ए में ये फार्मूला दे दे, ऑप्शन बी में ये फार्मूला दे दे, है ना, कुछ भी कर सकता है। तो यही जनरलाइज फार्मूला है, क्योंकि हमने जो चीज़ मैंने जो क्लास में आपको एक्सप्लेन करी है, दिस इज़ फॉर 2 गैसेस। अब सपोज़ करिए कभी किसी क्वेश्चन में 3 गैसेस की बात हो तो कोई टेंशन ही नहीं, हमने जनरल फार्मूला लिख लिया है, माइनस आर, ये रहा माइनस, ये रहा आर, ठीक है, समेशन ऑफ एन आई, जितनी भी गैसेस होंगी उन सब के मोल्स का समेशन, इनटू उसमें समेशन होगा एक्स आई, मतलब इंडिविजुअल गैस का मोल फ्रैक्शन, इंटू एल एन एक्स आई, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन का एल एन, उन सब का मल्टीप्लिकेशन होकर सम अप होता चले जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट केस में रखूँगा, बट ये भी मैं बोलते चलूँगा बेटा, इट इज़ ओनली फॉर जेईई एडवांस, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाते चल रहा हूँ,
दोस्त स्टूडेंट्स है ना जिनको लगता है कि पहले मैं जेई मेंस को पूरी तरह से स्ट्रेस करूं, तो वो ऐसी चीज़ों को अभी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, एक रफ आइडिया लेकर। वो ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस में ये पूछने वाला नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहीं पर ना, क्योंकि हम लोग जो भी टॉपिक कर रहे हैं बेटा उसी में साइमल्टेनियसली कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते चल रहे हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x1, ये जो ऊपर वाला ही हमने केस करा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x1 डेल्टा एस टोटल है ना, ये डेल्टा एस टोटल है, डेल्टा एस टोटल फॉर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज मैक्सिमम। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि एंट्रोपी पक्का बढ़ रही है बेटा। फर्स्ट गैस को भी ज़्यादा स्पेस मिल रही है। आइडियल गैस की एंट्रोपी बार बार मैं बोलते चलूँगा 3 तरीक़ों से बढ़ाई जा सकती है, वॉल्यूम बढ़ा के, मोल्स बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के। यहाँ पर ना आपने मोल्स बढ़ाए हैं ना आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, बट आपने जैसे स्टॉप को खोला तो वॉल्यूम इंडिविजुअली हर गैस का बढ़ गया। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कभी ना कभी तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी। तो ये एक अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि किस वैल्यू के लिए x1 की किस वैल्यू के लिए एंट्रोपी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, ठीक है। अगर मैं 2 ही गैसेस की बात करूं तो हमें पता है बेटा कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल्स टू 1। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 है, तो आई कैन राइट x2 के प्लेस पर आई विल राइट 1 माइनस क्या x1, ठीक है। इस वजह से जो मेरा डेल्टा एस टोटल हो गया, इट विल बी माइनस ऑफ n1 प्लस n2 इंटू आर अंदर, है ना। मैंने इसे x1 ln ऑफ x1 प्लस x2 की जगह आई हैव रिटर्न 1 माइनस x1 और ln ऑफ 1 माइनस x1। अब नाउ यू वांट कि डेल्टा एस टी मैक्सिमम हो, तो मैथमेटिक्स, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं बेटा जिनमें मेजरली मैथमेटिक्स का ही यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 करो, तो दैट मीन डी ऑफ डेल्टा एस टी बाई डी x1 को आप पहले निकालो और इसको 0 करो, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ n1 प्लस n2 इंटू आर। अब इसे डिफ्रेंशिएशन, 2 टर्म है, दोनों 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट है, और 2 वेरिएबल के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। पहले मान लीजिए मैंने x1 को कांस्टेंट रखा, ln x1 को डिफ्रेंशिएट करा, तो ln x1 का डिफ्रेंशिएशन 1/x1 प्लस, अब मैंने ln x1 को कांस्टेंट रखा, आई हैव डिफ्रेंशिएटेड x1 का डिफ्रेंशिएशन 1 ना, लिखते चल रहे हैं हर टर्म। 1 माइनस x1 मैंने कांस्टेंट रखा, ठीक है। ln ऑफ 1 माइनस x1 का डिफ्रेंशिएशन 1/1 माइनस x1 इंटू x1 का डिफ्रेंशिएशन और बेटा -1 और प्लस, अब अगर मैंने ln ऑफ 1 माइनस x1 को कांस्टेंट रखा, 1 माइनस x, अब बचा 1 माइनस x1 का डिफ्रेंशिएशन विच इज़ -1, ठीक है। सब जगह इंटू है, ये डॉट मतलब इंटू है, ठीक है। नाउ यू कैन सी क्या हुआ, दिस इज़ 1, दिस इज़ ऑल्सो 1, बट ये -1 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गए। डायरेक्ट लिखे ना, अब तो इतना तो काम करें जल्दी। तो हमारे लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन आया, डी ऑफ डेल्टा एस टी बाई डी ऑफ x1 इज़ माइनस ऑफ n1 प्लस n2 इंटू आर, और ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, ln ऑफ x1 और माइनस ऑफ ln 1 माइनस x1, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट, जिसे आप क्या लिख सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली अब आपको इसे 0 करना है। तो फॉर डेल्टा एस टी टू बी मैक्सिमम, अगर आपको इसे मैक्सिमम करना है, अच्छा क्वेश्चन है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाट वी विल डू, डी ऑफ डेल्टा एस टी बाई डी x1 शुड बी इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग। और इसे 0 करने का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, इसे 0 करने का मतलब ना n1 प्लस n2 0 हो सकता है बेटा, ना r, क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट है। इसे 0 करने का मतलब है कि ln ऑफ x1 माइनस ऑफ ln 1 माइनस x1 शुड बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन ln ऑफ x1 शुड बी इक्वल्स टू ln ऑफ 1 माइनस x1। एंटी लॉग ले लें
तो दैट इज़ x1 शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस x1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी, हाँ ये एक जनरल रूल भी है बेटा, आपको मैथमेटिक्स में भी पता होगा कि अगर x और y दो नंबर है, दोनों का सम कांस्टेंट है x प्लस वाई, सपोज करो 6 है, ठीक है ना, सपोज करो 6 है, x प्लस वाई का सम कांस्टेंट है 6, तो इन दोनों का नंबर्स का प्रोडक्ट एक्स वाई कब मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। जनरल सिंपल सा मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। आप इसे लॉजिकली तो कर ही सकते हो, उसको मैं समझाने के लिए कि x प्लस वाई का सम कुछ कांस्टेंट है, मान लो 6 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, तो इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा 9 हो सकती है ना। पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, x को 0 ले लो, y को 6 ले लो तो प्रोडक्ट 0 आएगा, x को 1 लो, y को 5 लो तो प्रोडक्ट आएगा कितना 5, x को 2 लो, y को 4 लो 8, x3 y3 पर 9, अब उल्टा x4 और y2, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर ही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इनफैक्ट जीरो भी नहीं हो सकता है। बट इसे आप चाहें तो मैथमेटिकली भी कर सकते थे, है ना। आप x इंटू वाई की जगह क्या लिख देते, y की जगह क्या लिखते, 6 माइनस एक्स, ये नया फंक्शन बना लो कोई आप अपना, और इसे मैक्सिमाइज करने का मतलब आप df बाई डी एक्स दैट इज़ कितना हो जाएगा, है ना, 6x 6 माइनस 2x, और इसे आप 0 करोगे तो यू कैन सी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हो बेटा, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स मुझे आपको पढ़ाने में मज़ा भी आ रहा है काफ़ी, क्योंकि आप जो भी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि वो पक्का आपको समझ में आ रही होंगी। मैं इसलिए थोड़ा सा लेवल अप ही रख रहा हूँ कि आपको, है ना। और लेवल अप का मीनिंग ये नहीं कि सीधे बाउंसर लेवल ले जा रहा हूँ, हम लोगों ने बेसिक से चालू करा है, पहले हर एक चीज़ मैंने क्लियर करी है, उसके बाद हम लोग लेवल को अप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता था जो मैंने बता दिया है कि दो गैसेस की एंट्रोपी मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनके मोल फ्रैक्शन या इनडायरेक्टली बोले तो उनके मोल्स इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बस मैं लास्ट और करा दे रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये केल एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। कंटेनर ए, एक कोई कंटेनर है, ये बल्ब लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि आगे भी मुझे कंटेनिंग लिखना है। बल्ब ए containing 1 mole of helium, containing 1 mole of helium is connected with उसे आपने कनेक्ट कर लिया है। बल्ब बी containing 2 moles of neon। ध्यान देना यहाँ पे जो मिक्सिंग हमने बोला है उसमें क्लियरली मैंने एक वर्ड लिख दिया है कि गैस मिक्सचर शुड भी क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। ऐसा नहीं कि रिएक्शन करवा दो आप, अगर रिएक्टिंग मिक्सचर हो गया तब कहानी गड़बड़ हो जाएगी, नॉन रिएक्टिंग होना कंपलसरी, ठीक है। ठीक, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, आपसे कह रहा कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो अब अगर आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आ गई पिछले 15-20 मिनट जो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो यू जस्ट हैव टू यूज़ द फार्मूला। अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा एस टोटल सीधे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। आप मोल्स का लगा सकते हो, ये वाला आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन का लगा सकते हो कि सीधे लगाओ N1 इंटू आर, ठीक है ना, इंटू एल एन ऑफ, मैं फर्स्ट वाले लगा रहा हूँ, N1 प्लस N2 दैट इज़ 3/1, ठीक है ना, प्लस N2 दैट इज़ 2 इंटू आर इंटू एल एन ऑफ वॉट, आपका ऊपर 3 नीचे 2, बस ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। और आप देख सकते हो कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो आएगा आपका वो पॉजिटिव ही आने वाला है ना, नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया क्या आपका RlN3, और इसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल से इट इज़ 2RlN3 माइनस 2RlN2, दैट मीन R को कॉमन लूँ, ठीक है। तो ये हो गया टोटल कितना बेटा 3lN3 माइनस 2lN2, और पक्का है ना, अगर मैं इतना तो हमें पता ही बेटा कि इनकी वैल्यू अगर मैं क्या कर दूँ, ln को log में बदल दूँ और r को कैलोरी में ले आऊँ, तो 2 इंटू 2.3, अब 3 इंटू
log 3 कितना होता है 0.48 और माइनस log 2 कितना होता है, ठीक है ना 0.3, तो ये 0.6 हो गया। अब आप देख सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है हमारा, है ना 3 × 0.48 इट इज़ 1.44, उसमें से 0.6 गया तो 1.44 में से 0.6 गया तो पॉइंट कितना आपका 84 और इधर है 4.6, तो 4.6 × 0.84 इतना कैलोरी पर कैलोरी। ठीक है, बस मैं ये वैल्यू इसलिए निकाल रहा था कि ये पॉजिटिव आनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए थी और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि गैस को मिक्स करने का मीनिंग हो गया है कि एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, पहली गैस की भी और दूसरी गैस की भी, इसलिए टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने बताया है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को माइनस आते ही लगता है कि एंट्रोपी नेगेटिव है, तो ये मत सोचिएगा बेटा, कन्फ्यूज़न हो सकता है। आपको पता होना चाहिए ln ऑफ xi नेगेटिव ही होगा, xi तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट ln ऑफ xi हमेशा नेगेटिव होगा। क्या ये स्टेटमेंट मेरा सही है? ठीक है, मनी मन सोचा करिए, फील करिए कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू लाइव, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल जो मैंने बोला है बिल्कुल सही है, और आपने जो मनी मन सोचा है वो भी सही है कि xi की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और ln 1 से छोटी क्वांटिटी का हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये टर्म सबके लिए नेगेटिव होगी और ऑलरेडी एक नेगेटिव यहाँ है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा S जो होगा बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, डेल्टा S जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए, तो दिस इज़ केस 4 एंड फाइनली अवर लास्ट एंड फाइनल केस नंबर 5 इज़, केस नंबर 5 है एंट्रोपी चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब मैं बताऊंगा तो सब चीज़ें बेटा, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बोलते चलूँगा क्या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोज स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रिक्टली वांट टू कन्फाइंड ओनली फॉर जेई मेंस प्रिपरेशन, उनके लिए आउट ऑफ दिस 5 केस एक फेस चेंज, वो भी सिंपल वाला है ना, फेस चेंज को भी थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल पर टिपिकल बना दिया था आपके लिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल 2 तरह के फेस चेंज का नाम लेके वो हो सकता है थोड़ा सा अभी आपको कन्फ्यूजिंग लगा हो, बट 1-2 क्वेश्चन में डेल्टा जी में कराऊंगा तो कन्फ्यूज़न तो मैं पूरा दूर करूंगा बेटा, आप चिंता मत करिए उसकी, ठीक है। बट अदरवाइज़ जेई मेंस वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को भूल जाएं, उनके लिए तो फेस चेंज वाला फार्मूला डेल्टा S बराबर डेल्टा H/T ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रोपी अपने आप में ही इतनी टिपिकल चीज़ है कि हम एंट्रोपी का 12th बेसिस पर, आप जो जेई की एग्ज़ाम देने जाएंगे बेटा वो ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th, उस बेसिस पर आप एंट्रोपी को इतना भी समझ लें कि आखिर ये होती क्या है, वही एक बड़ी चीज़ हो जाती है। उसके अलावा एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मैं 3 बार भी लगाया है ना, लगाने को और भी लगा सकता था 4-5 बार, मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी को रखूँगा। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से हर क्वेश्चन में वो एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और क्यों है ये इम्पॉर्टेंट, सबसे सिंपल केस है बेटा, फेस चेंज भी सबसे सिंपल है, सीधा डेल H/T, केमिकल रिएक्शन भी सबसे सिंपल है, बट ये सिंपल होते हुए भी थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है। अब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और बी केयरफुल, केमिकल रिएक्शन हमेशा किस कंडीशन पर होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर अनलेस अदरवाइज मेंशन, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो जनरल जो एंट्रोपी चेंज है बेटा, आपको रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी, हर सब्सटेंस की एंट्रोपी अलग अलग होती है, आपको हर रिएक्टेंट की एंट्रोपी अलग अलग गिवन होगी, हर प्रोडक्ट की एंट्रोपी अलग अलग गिवन होगी, और एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा SR, जिसे कई बुक्स में डेल्टा RS भी लिख देता है, ठीक है ना, इट विल बी इक्वल्स टू, अब ये फार्मूला ही सिंपल होते हुए भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है और न्यूमेरिकली करते वक्त तो वो गड़बड़ करता ही, इट इज़ समेशन ऑफ न्यू आई इनटू SI ऑफ किसका, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, है ना, पहले प्रोडक्ट आता है बेटा, माइनस समेशन ऑफ न्यू आई इंटू SI ऑफ रिएक्टेंट्स, ये है फॉर्मूला।
ठीक है। और कभी कभी वो डेल्टा एस नॉट आर, अब ये टर्म्स ही ऐसी हैं कि जैसे सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, जब मैं भी स्टूडेंट था तो ये नॉट वॉट वाली टर्म्स, ये फार्मूले मुझे भी कंफ्यूजिंग लगते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और स्टूडेंट्स को तो खूब ज़्यादा लगते हैं। तब दोनों का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, न्यू आई इंटू एस नॉट आई, है ना। इनफैक्ट और कंफ्यूजिंग लिखूँ थोड़ा सा, डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सब सिम्बल्स का मीनिंग बता रहा हूँ। एस नॉट एम आई ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस summation of nu I into S naught mi of reactants. This is a very very important formula in the present context of IIT JEE, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि Q, W और डेल्टा U तो वो आपसे फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में पूछ सकता है, बट डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट है, इनको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और गारंटेड इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन पिछले कई सालों से आ रहा है, अगले कई सालों तक आएगा भी। दोनों चीज़ें लिख लीजिए ना, आ भी रहा है और आएगा भी। अब इसमें मीनिंग क्या है, डेल्टा एस आर एस जो लिखा है बेटा, इट इज़ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, इट इज़ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। और अगर इसमें आपने ऊपर नॉट लगा दिया है डेल्टा आर नॉट एस, तो केवल स्टैंडर्ड वर्ड आगे जुड़ जाएगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब दोनों में बस इतना फ़र्क है कि ये जो है फर्स्ट वाली, ये एट एनी कंडीशन है, रिएक्शन किसी भी कंडीशन पर हो रही हो, ठीक है। बट नीचे वाली है आपका एट स्टैंडर्ड कंडीशन, आपकी जो रिएक्शन है उसका स्टैंडर्ड कंडीशन पर होना कंपलसरी। अब थर्मोकेमिस्ट्री की स्टैंडर्ड कंडीशन थोड़ी सी अलग है, वो मैं लिखा रहा हूँ आपको। अब बचा न्यू आई का मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू आई। न्यू आई है बेटा आपका स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है ना, अब इस फार्मूले का यूज़ एक्सटेंसिवली सब जगह होगा। डेल्टा जी में भी ऐसा ही फार्मूला आएगा, डेल्टा एच में भी ऐसा ही फार्मूला आएगा, और आप चाहें तो डेल्टा यू के लिए भी ये फार्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है बेटा, ठीक है ना। तो ये फार्मूले स्टूडेंट को खूब कंफ्यूजिंग करते हैं। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा केस अभी, चलो क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ, अभी बोल नहीं रहा हूँ, बट चलो बोल देता हूँ, इच्छा हो रही है कि दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हों आपके पास, तो आपको दोनों प्रोडक्ट का पहले स्टाइचियोमेट्रिक, पहले तो रिएक्शन का बैलेंस दिया होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस्ड गिवन ही होगी, क्योंकि आप अपने आप से बैलेंस नहीं करोगे। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर कॉन्सेप्ट आप थर्मोकेमिस्ट्री का लगा सकते हो, जो शायद मैंने पहले भी बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, कि अगर उसने कभी क्वेश्चन में बोल दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का इनडायरेक्टली मतलब है आपको केवल 1 मोल का फॉर्मेशन कराना है। तो फिर आपको रिएक्शन लाइक HCl के लिए अगर लिखना पड़ गई तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl लिखोगे, न कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। बट ये थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, एक आइडिया मैं अभी से इसलिए दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स के लगभग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग अब होने वाली है। और आपको मैंने बोला ही है कि मैं हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करते हुए समझाऊंगा। थर्मो तो वैसे ही बवाल है, ठीक है ना। तो ये स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और इसी वजह से मैंने बाद में SM लिखा था। SM का मतलब है मोलर एंट्रोपी। आपको जो एंट्रोपी गिवन होगी क्वेश्चन बेटा ना, वो 1 मोल की एंट्रोपी गिवन होगी। तो इस वजह से, और क्यों गिवन होगी 1 मोल की, क्योंकि अनलेस अदरवाइज मेंशन IUPAC ने फिक्स कर दिया है कि हर चीज़ आप पर मोल के रिस्पेक्ट में बात करो जब तक कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। और एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अगर आपके पास किसी रिएक्ट प्रोडक्ट के 5 मोल हैं और अगर उसके 1 मोल की एंट्रोपी आपको पता है, तो उसकी टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए, क्योंकि एंट्रोपी आपको अभी मैंने बोला अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है ना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आइडियल गैसेस की एंट्रोपी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ाई जा सकती है, मोल्स बढ़ा के, और इनफैक्ट
ये दो चौक के पीसेस, दोनों सेम चौक के पीसेस हैं, ठीक है ना, मतलब सेम मटेरियल के। बट अगर मैं पूछूं किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। हाँ, मोलर एंट्रोपी की बात करूँ दोनों की सेम है, क्योंकि मोलर एंट्रोपी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसके 1 मोल की एंट्रोपी इस मटेरियल के 1 मोल की एंट्रोपी सेम होगी, बट टोटल एंट्रोपी की वैल्यू डिफरेंट होगी। इस वजह से टोटल एंट्रोपी की वैल्यू डिफरेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसमें अगर मान लीजिए 2 मोल हैं तो मुझे इसकी मोलर एंट्रोपी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मान लीजिए 1.6 मोल्स हैं तो मुझे उसकी मोलर एंट्रोपी को 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन्हीं मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट आ जाए तो हर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, हर रिएक्टेंट की एंट्रोपी, हर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट, हर प्रोडक्ट की एंट्रोपी, उनको पहले मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, फिर रिएक्टेंट से माइनस करना, इनमें स्टूडेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है या बोरियत वाला काम लगता है। बट लेटेस्ट ट्रेंड में जेई वाला इसे आजकल स्पेसिफिकली पूछ रहा है। यहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा प्रोडक्ट को और R रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को। ये है जनरल फार्मूला, ठीक है ना। और रही बात जो मैंने बोला कि स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये भी अब आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में बाकायदा अलग से पूरा मेंशन है स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना। पहला फॉर गैस, गैस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू 1 बार। जो गैस है बेटा उसका पार्शियल प्रेशर जो हो वो 1 बार हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू 1 बार, ठीक है ना। सेकेंड, फॉर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है और उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर उसकी बात कर रहा है, फॉर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1 मोलर। आपके सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट आप सभी को पता होगा क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ किसका, स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ किसका, बोलो, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। फॉर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, ना, सॉलिड या लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन है देयर प्योर फॉर्म एट 1 बार प्रेशर। उनका प्योर फॉर्म होना चाहिए किस प्रेशर पर, आपका 1 बार प्रेशर पर, ठीक है। और रही बात फोर्थ टेम्परेचर की बात करें बेटा, तो देयर इज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा ना। एसटीपी में टेम्परेचर फिक्स है बट देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन टेम्परेचर। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए टेम्परेचर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट, है ना, बट इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो फिर आपको हमेशा 298 केल्विन, क्योंकि जेई वालों ने रूम टेम्परेचर को ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर को ही हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं। तो इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट मेंशन तब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख दूँ कि हमसे बोल रहा है ना, डेल्टा एस आर, कैलकुलेट डेल्टा एस आर ऑफ फॉलोइंग। तो पहले तो मैं एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटा ना, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू वाली भी करेंगे, क्योंकि कई बार एक्सप्रेशन भी पूछ लेता। मान लीजिए पहली रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ये है। तो इसका अगर आपसे बोल रहा है कि डेल्टा एस आर का एक्सप्रेशन लिखो, तो आप बोलोगे इट इज़ मोलर एंट्रोपी ऑफ NH3 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ NH3, ठीक, माइनस मोलर एंट्रोपी ऑफ N2। प्रोडक्ट हमेशा पहले लिखा जाएगा, तो इसलिए पहले NH3 लिखा बेटा, और मोलर एंट्रोपी मतलब 1 मोल की कोफिशिएंट है उसका 2, तो 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ NH3 माइनस मोलर एंट्रोपी ऑफ N2 प्लस 3 इंटू
मोलर एंट्रोपी ऑफ H2। इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से। अब इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। मान लीजिए हमसे बोल रहा है और कोई टेढ़ी मेढ़ी रिएक्शन लिख दे, है ना, मतलब इसी टाइप्स की है। मान लीजिए 2A + 3B + 5C गिव्स 2D + E। अब फिजिकल स्टेट जो भी हो, बोल रहा है इसकी मोलर एंट्रोपी। तो ये काम करने में स्टूडेंट का ना एक तो बोरियत भी फील होती है बेटा, प्लस कहीं ना कहीं वो कभी किसी का कोफिशिएंट, कभी किसी की वैल्यू देखने करने में गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ के चांस ज़्यादा होते हैं। और जेई वाला एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर आजकल हर साल इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपका आईक्यू लेवल भी चेक करना चाह रहा है, आप कितने शार्प हो। तो यहाँ पर डेल्टा एस आर की बात करें तो इट विल बी 2 × मोलर एंट्रोपी ऑफ डी प्लस मोलर एंट्रोपी ऑफ ई। मान लीजिए इसमें अपन नॉट की बात कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक कम्फर्टेबल विद द एक्सप्रेशंस, इस वजह से मैं अलग अलग एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, है ना। -2 × मोलर एंट्रोपी ऑफ किसका ए प्लस 3 × मोलर एंट्रोपी ऑफ बी और प्लस 5 × मोलर एंट्रोपी ऑफ सी। अब ये काम आपको करना ही पड़ेगा, इसी के बाद आपका सही आंसर निकलेगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा बेटा तो बस इन्हीं की मैं क्या करूँगा, आपको वैल्यूज़ दे दूँगा और वैल्यूज़ देने के बाद बस आपको इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ मैंने अभी से बोल दी है कि इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमारे लिए केमिस्ट्री की बात करें बेटा, ठीक है, केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आएंगे। तो ये फार्मूला जो आपने अब एंट्रोपी के लिए लिखा है, इसलिए मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला ही है। ये गिब्स एनर्जी में भी लगेगा, ये एंथैल्पी में भी लगेगा, ये आपका एंट्रोपी में तो लग ही रहा है, और आप चाहें तो इसे इंटरनल एनर्जी के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्लीज़ नोट डाउन करें, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इस बेसिस पर। चलिए, तो एक दो अगर मैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस बताऊं। कैलकुलेट डेल्टा एस आर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, है ना। अब इस तरह से गिवन होता है चार्ट के फॉर्म में, और इसी में थोड़ा देखना करने में कहीं ना कहीं स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, ठीक है। सब्सटेंस और नीचे उसकी मोलर एंट्रोपी इन जूल पर मोल केल्विन, यूनिट भी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। N2 है, O2 है, ठीक है, और NO2 है। तीन सब्सटेंसेस आपको गिवन है। 180 गिवन है पहले वाले की, दूसरे वाले की 220, तीसरे वाले की 240, है ना। डाटा तो मुझे देखना पड़ेगा कॉपीज, तो इस वजह से वो मैंने डाटा देख लिया। तो इस तरीके से आपको ये गिवन, ठीक है। अब आपको बोला है कि इस रिएक्शन गिवन है N2 + 2O2 गिव्स 2NO2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं कह ही रहा हूँ बेटा, ठीक है आपसे। अब इसमें दूसरी कहानी भी बता दूँ कि बस इस पार्ट के बाद ये एंट्रोपी का डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। जेई मेंस वालों के लिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बाकी है, मतलब वो फिर आगे की चीज़ें उसमें आई रहा हूँ क्या क्या है। जेई मेंस वालों के लिए केस नंबर आपका 3 फेस चेंज और केमिकल रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पांचों केसेस पता होना चाहिए। अभी एडवांस के केस में इरिवर्सिबल प्रोसेस भी चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जेई मेंस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनफैक्ट आप लोग बोल सकते हैं बेटा 95% चांस यही है कि इम्पॉर्टेंट आपका फेस चेंज, केमिकल रिएक्शन, और छठा पार्ट मतलब कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी, ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे इस केमिकल रिएक्शन हमें पता है N2 गैस है, O2 भी गैस है, NO2 भी गैस है। हमसे ये वैल्यूज़ तो भूल जाए, हमसे बस इन जनरल बोल रहा है कि बताइए इस पर्टिकुलर प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये है कंपैरिजन। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी, ये है मीनिंग, ठीक है ना। उसके लिए आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा, उसके लिए आप सीधे सीधे देख के बताओगे कि डेल्टा एन जी क्या है। अब देखिए स्टार्टिंग में आपके पास गैस के टोटल कितने मोल्स थे बेटा, 3 मोल।
बट फाइनली गैस के केवल कितने मोल्स हैं आपके पास? 2 मोल्स। दैट मीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ कि इसका एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस आर का साइन नेगेटिव आएगा। इसमें एंट्रोपी कम हो रही है बेटा। 3 मोल गैस से आप 2 मोल गैस में जा रहे हो, मतलब रैंडमनेस कम हो रही है, और रैंडमनेस कम हो रही है तो डेल्टा एस का साइन नेगेटिव आएगा। अब भले आप उसे न्यूमेरिकली करके देख लो। डेल्टा एस आर इज इक्वल्स टू क्या करोगे, है ना, 2 इंटू NO2 की एंट्रोपी दैट इज़ 240, ठीक, माइनस N2 का तो 1 ही मोल है 180, प्लस O2 के 2 मोल है तो 2 इंटू 220, ठीक है। अब आप देख सकते हो इट इज़ 480, यहाँ से माइनस अंदर से करें बेटा तो पहली वाली टर्म तो 180, दूसरी वाली टर्म 440, है ना। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी लिख सकता था बट आपके लिए लिख दिए, ठीक है। तो नेट अगर आप देखो 180 प्लस 440 इज 620, 480 में से 620 घटाओ तो माइनस का कितना आपका 140, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन। अब इसमें मोल नहीं आएगा ना, क्योंकि मोल मोल कैंसिल हो चुका है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था ये कितनी हो जाएगी, नेगेटिव होनी चाहिए थी, वो आ गई नेगेटिव। तो ये चीज़ें, क्योंकि अगला पार्ट बस केमिकल रिएक्शंस का थीम मैंने बता दिया है आपको क्या करना है, ठीक है ना। डेल्टा NG से साइन प्रेडिक्ट करते हमें आना चाहिए ना। अब इसी क्वेश्चन को मान लो दूसरे फॉर्म में दे दे, 3A इसकी मोलर एंट्रोपी दी है मान लो 80, ठीक है ना, यूनिट सबकी जूल पर मोल केल्विन है, प्लस 2B इसकी दी है 160, ठीक है ना, गिव्स C इसकी मोलर एंट्रोपी दी है आपको मिसिंग है, और आपसे बोला है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा SR है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा SR है वो माइनस की जगह अपन प्लस कर देते हैं, प्लस 50 है, ठीक है। तो आपसे ये चीज़ जो मिसिंग कर दी है ये निकालने को बोला है कि C की एंट्रोपी बताओ। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमेशा एंट्रोपी रिएक्शन की ही पूछे। अब उसने यहाँ पर C की एंट्रोपी पूछ ली है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला एक ही है, प्लस 50 जो दी है दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, मोलर एंट्रोपी ऑफ C और माइनस सीधे रिएक्टेंट साइड में आ जाऊँ तो 3 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ A दैट इज़ 80। चलो इसका कोफिशिएंट भी 3 कर दो बेटा, ठीक है, 3 कर देते हैं ताकि और अच्छा हो जाए क्वेश्चन, प्लस 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ B 160, 160 इंटू 2 इज़ 320, और यहाँ से 240 560, और 560 प्लस इधर से ये 60 हो गया है, ठीक है ना। 560 प्लस 60 मतलब 610। फिर से बोल रहा हूँ, 3 8 जा 24, ये 240 प्लस 320 हो गया 560, और माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, दैट विल बी 3 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ C। तो इस वजह से मोलर एंट्रोपी ऑफ C जो हो गई वो 610/3 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 203.33 जूल पर मोल केल्विन। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ तो रिएक्शन की निकालने को बोलेगा बेटा आपसे, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की मिसिंग कर देगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के लिए अब अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि मान लीजिए अगर हमसे बोल रहा है कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, है ना, कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा। तो साइन बताने के लिए केवल आपको डेल्टा NG देखना है बेटा, और इस रिएक्शन का डेल्टा NG 0 है, बट बी केयरफुल, डेल्टा NG 0 का मतलब ये मत बोल देना कि इस रिएक्शन का डेल्टा SR भी 0 होगा, ठीक है ना, ये मत बोल देना बेटा। डेल्टा NG 0 वाली रिएक्शंस का भी कुछ न कुछ एंट्रोपी चेंज होता है, कुछ न कुछ एंट्रोपी चेंज होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे अगर मैं यहाँ पर इनकी मोलर एंट्रोपी की वैल्यू दूँ तो इसकी है 190 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। इसकी अब एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बेटा। इसकी 300 जूल पर मोल केल्विन, और Cl2 की जो है आपका वो अराउंड सपोज करो चलो 200, 300 और 400। इसमें भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक पर भी मैं आ रहा हूँ,
है ना। क्या लॉजिक है? एक लॉजिक ये है बेटा कि कंपैरिजन करने में कि H2 की मोलर एंट्रोपी ज़्यादा कि Cl2 की कि HCl की, ठीक है, क्योंकि अब अगला पार्ट बस कंपैरिजन ही है, ठीक है ना। अगला पार्ट में सीधे कंपैरिजन में ले जा रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शंस की कंपेयर करने का लॉजिक बता दिया डेल्टा एन जी से। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो बोलोगे पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो बोलोगे नेगेटिव। बट बी केयरफुल, डेल्टा एन जी जीरो में मत बोल देना कि ज़ीरो। डेल्टा एन जी जीरो का मतलब है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब अलग अलग सब्सटेंस की कंपेयर करने का रूल है कि सबसे पहले एटोमिसिटी को देखो, ठीक है ना, क्योंकि अब जो अगला टॉपिक है बेटा वो यहीं से लिंक हो जाएगा। एटोमिसिटी, जैसे N2 और O2 दोनों की एटोमिसिटी सेम है, ठीक है ना। NO2 की ज़्यादा है, जिसकी एटोमिसिटी ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी और इस वजह से उसकी मोलर एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। आप देख लो NO2 की मोलर एंट्रोपी आ रही है 240, ठीक है। N2 और O2 दोनों की एटोमिसिटी सेम थी बेटा, फिर O2 की क्यों ज़्यादा है? अगर एटोमिसिटी सेम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा मोलर मास को, और O2 का मोलर मास H2 के मोलर N2 के मोलर मास से ज़्यादा है, इस वजह से, जो नीचे भी प्रूव हो रहा है। H2 भी डायएटॉमिक, Cl2 भी डायएटॉमिक, HCl भी डायएटॉमिक, तीनों डायएटॉमिक हैं, बट सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है? Cl2, इसलिए उसकी मोलर एंट्रोपी सबसे ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यू से बेटा, है ना, मुझे क्वेश्चन मिला नहीं एग्जैक्ट वैल्यूज़ वाला, इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। सबसे कम मोलर मास है H2 का तो उसकी मोलर एंट्रोपी भी सबसे कम, ठीक है। तो मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि अब अगर मैं इसका डेल्टा SR बोलूँ तो आप बोलोगे 2 इंटू HCl का, दैट इज़ 2 इंटू 300, ठीक है, माइनस H2 का दैट इज़ 200, ठीक है ना। और ये 400 लेने पर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, 410 ले लेते हैं, और माइनस के आपका सॉरी प्लस 1 इंटू Cl2 का 410, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना? माइनस का 10 जूल पर कैलोरी, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मिल नहीं पाया तो मैंने आर्बिट दिए हैं, बट मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल भी जाएंगे आपको इनकी, तो नेट तब आप डेल्टा एस निकालोगे वो ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए अभी इस रिएक्शन का नेगेटिव आ रहा है, मतलब सॉरी जीरो भी हो सकता है, गलत बोल दिया, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अभी इस रिएक्शन का नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूँ तो उल्टा करके लिखते ही वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए डेल एन जी जीरो वाली रिएक्शंस का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी के ऊपर, उसी पर आ रहा हूँ। और केमिकल रिएक्शंस और सब्सटेंसेस के लिए मैंने रफ आइडिया आपको दे ही दिया है, बस उसको पॉइंट वाइज हम लोग लिखते चले, और कुछ क्वेश्चंस मैं उनके ऊपर भी आपको करवा ही दूँगा ताकि कन्फ्यूज़न हमारा किसी तरह का रहे ही ना दिमाग में। एंट्रोपी की फीलिंग लेना बेटा और इतना पार्ट समझ लेना, ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही रहा हो बेटा। आप भी कोशिश कर रहे हो, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप समझने की कर रहे हो, मैं समझाने की कर रहा हूँ। तो अगर नेक्स्ट इज आज के सेशन का, है ना, लास्ट हम लोग यही कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी। कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी। तो सबसे पहले बेटा कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी में आपको टेम्परेचर को देखना है, मतलब हीटिंग और कूलिंग। अगर आपको, है ना, कंपैरिजन करने को दे दे कि इनमें से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप देखोगे टेम्परेचर को, हीटिंग कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखने का मतलब सब्सटेंस सेम है, मास सेम है, मान, ठीक है ना, उसका केवल टेम्परेचर उसने बढ़ाया या घटा दिया है। तो हीटिंग और कूलिंग, अब इसके लिए पुराने फार्मूलों की भी ज़रूरत पड़ने वाली। हीटिंग कूलिंग का डेल्टा एस क्या था? हीटिंग कूलिंग का डेल्टा एस था MS ln ऑफ T2/T1, याद है? तो अगर हीटिंग हो रही है, हीटिंग होने का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, दैट मीन
T2 बड़ा होगा किससे, T1, और T2 अगर T1 से बड़ा है तो ln के अंदर क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई, m और s तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा डेल्टा S भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट अगर कूलिंग हो रही हो, टेम्परेचर कम हो रहा हो, तो T2 लेस देन T1, ठीक है, और इस बेसिस पर आप बोलोगे डेल्टा एस नेगेटिव, मतलब फर्स्ट केस में एंट्रोपी बढ़ रही है, सेकंड केस में एंट्रोपी घट रही है। ये होना भी चाहिए था बेटा। चौक का यही पीस, इस रूम में एसी चल रहा है, ठीक है, रूम टेम्परेचर एसी में तो सामने ही लगा पड़ा, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, 18 दिखा रहा है। तो अभी इस रूम में इस चौक के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा। बट अगर मैंने रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब इस चौक के पीस को गर्म कर दिया, तो इसके मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन, हाँ ये अलग बात है कि हमें वो दिखाई नहीं देने वाला है, बट रैंडम मोशन तो सब में है बेटा। रैंडम मोशन केवल और केवल ज़ीरो, इसलिए एंट्रोपी इज़ अ डिफरेंट पैरामीटर फ्रॉम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। किस वे में डिफरेंट है? आप एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की याद करिए, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, बट एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकालना हमारे लिए पॉसिबल है। इसका प्रूफ है, ध्यान दें, इसका प्रूफ है, ये सब जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं बेटा, ये जिस भी टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये वही वैल्यू तो है कि N2 की मोलर एंट्रोपी 180, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो ही, ये क्या है इसकी, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब वैल्यू तो है, ठीक है। जबकि हमने क्या बोला था बेटा कि हम किसकी, एंथैल्पी की और इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है रैंडमनेस क्या हो रही, बढ़ रही। फिर आ जाओ बेटा, सेकेंड केस आपका अगर आइडियल गैस आ जाए, तो आइडियल गैस आते ही, है ना, क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ अभी, ऐसे चिंता मत करना, देखना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट केस लग रहा है कि सेकंड केस लग रहा है। आइडियल गैस आ जाए, मान लो कि एक आइडियल गैस पहले एक कंडीशन पर, ठीक है ना, और एक आइडियल गैस दूसरी कंडीशन पर। मतलब पहले वाले का क्वेश्चन चलो लिखा ही दूँ, कोई सब्सटेंस ए है बेटा, वो किसी टेम्परेचर T1 पर है और उसी को T2 पर लिया गया। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला इनमें से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर T1 बड़ा है T2 से तो आप बोलोगे फर्स्ट वाले की, नहीं तो सेकंड वाले की। या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन बेटा कि वो बोल रहा है ए T1 से ए T2 जा रहा है, ब्रैकेट में टेम्परेचर मेंशन होगा 300 मान लो पहला वाला, दूसरा 400, तो बोलेगा इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज का साइन बताओ। ये दो तरह के क्वेश्चन है ना। अब एक का आइडिया दे दूं ताकि आपको पता रहे कि हम कर क्या रहे, मालूम पड़े, नहीं तो यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाए कि कर क्या रहे। अब जैसे आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस आपको दो अलग अलग कंडीशंस लिखी हुई होंगी कि पहली बार आइडियल गैस इस प्रेशर टेम्परेचर पर है, उसे हम लोग नए प्रेशर टेम्परेचर पर ले गए, दोनों में से किस वाले केस में उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी या एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस कहीं पर भी आ जाए, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, NCV ln ऑफ वॉट, T2/T1, मतलब दो बोल दो इनफैक्ट भले, प्लस NR ln ऑफ क्या, V2/V1, ठीक है। या तो ये या फिर NCP ln ऑफ T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। फर्स्ट फार्मूला आपको तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो, और सेकंड तब यूज़ करना है जब आपको प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता चुका हूँ बेटा कि आइडियल गैस है ना, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस कैन बी इंक्रीज्ड। ये मैं बार बार आज के सेशन में, पिछले सेशन से बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आइडियल गैस ही आती है। एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस कैन बी इंक्रीज्ड बाय वॉल्यूम बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाकर और मोल्स को बढ़ाकर। तो मान लीजिए अगर वो बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है, वो आइसोथर्मली एक्सपांड हो रही है, तो बताइए एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आइसोथर्मली एक्सपांड हो रही है, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट,
और एक्सपांड हो रही है तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा किससे, इनिशियल वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को मैं अगर लगा दूं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, T1 T2 सेम है, फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो बट V2 बड़ा है V1 से, सेकेंड टर्म पॉजिटिव मतलब डेल्टा S पॉजिटिव, मतलब हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी जो हो रही है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। थर्ड केस बेटा, ये अलग अलग केस है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस है आपका किसका, फेस चेंज, ठीक है ना। फेस चेंज का आपको मीनिंग पता ही है, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, सॉलिड, लिक्विड, रिवर्सिबल हो सकता है इसलिए कुछ भी लिख लो, लिक्विड गैस या फिर सॉलिड गैस। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मॉडल के टर्म्स में बताऊँ बेटा, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होगी वो खूब टाइट होगी, चिपके हुए बैठे होंगे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। लिक्विड्स में, ठीक है, थोड़ा सा ये गैप हल्का, ऐसा होता तो नहीं बेटा, चिपके हुए ही रहते, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से, थोड़ा सा तो हल्के से कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू सॉलिड दूर दूर होंगे, और गैस में ये सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ इसका सॉलिड, दिस इज़ फॉर लिक्विड, दिस इज़ फॉर गैस, ओके। तो अगर मैं रैंडमनेस या रैंडम मोशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रैंडम मोशन आपको किस में नज़र आएगा बेटा, गैस में। नज़र मतलब फील होना है, नज़र तो नहीं आ सकता, नज़र तो केवल आपको मैं ही आ रहा हूँ इस समय, ठीक है, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये ग्रीन बोर्ड और मैं नज़र आ रहा हूँ आपको, बस चौक वॉक जो भी है, बाकी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। मुझे भी केवल कैमरा नज़र आ रहा है, मेरा कैमरा पर्सन अंकित नज़र आ रहा है, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, AC वैसी लाइट वाइट ये तो ठीक है, ये तो नॉन मटेरियल थिंग्स है। तो रैंडम मोशन की मैं बात करूँ तो रैंडम मोशन सॉलिड में सबसे कम लिक्विड से, लिक्विड में कम क्या, गैस। इस वजह से अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ, एंट्रोपी का ऑर्डर इसका अपोजिट, सॉलिड की एंट्रोपी ज़्यादा लिक्विड से और लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा किससे, गैस से। सबसे ज़्यादा एंट्रोपी आपको गैस में मिलने वाली है। तो इस वजह से अगर वो आपसे कोई प्रोसेस लिख के बोल रहा है कि फ्यूज़न में, वैसे हाँ लास्ट क्लास में हम फेस चेंज कर चुके हैं, फ्यूज़न में एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी, तो हम लोग बोलेंगे बढ़ेगी, है ना, क्योंकि फ्यूज़न का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में जाना, ठीक ना। फ्रीजिंग में कम होगी, वेपोराइजेशन में सॉलिड लिक्विड गैस में जाएगा, बढ़ेगी, ठीक है ना। कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में जाएगी, कम होगी, ठीक है। सब्लिमेशन में बढ़ेगी क्योंकि सॉलिड गैस में जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन में बोलेगा तो कम होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जो केवल एक बेसिक लेवल तक ही जाना चाहते हैं जेई मेंस वाला, उन्हें फेस चेंज, केमिकल रिएक्शन और कंपैरिजन वाले पार्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। अब मान लीजिए फोर्थ आता हूँ मैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब बी केयरफुल, एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की जीरो नहीं हो सकती। अभी तक हमने केवल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। एंट्रोपी कभी किसी सब्सटेंस की जीरो होने वाली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए अगर केमिकल रिएक्शन में अलग बात है कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन कराया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें सब गैस थे, है ना, इस क्वेश्चन में भी सब गैस थे आपके। इस वाले क्वेश्चन में मैंने फिजिकल स्टेट लिखी नहीं, तो वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, एंट्रोपी होनी तो सबकी है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि सॉलिड की कम होगी, ये सॉरी उल्टा ऑर्डर लिख लिया मैंने बाय मिस्टेक, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, मेरा अभी ध्यान गया। सॉलिड की एंट्रोपी बोला सही था, शायद हमने ऑर्डर गलत लिख दिया। सॉलिड की कम लिक्विड से, लिक्विड की कम गैस से। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन में तीनों सब्सटेंस है बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी की वैल्यू आपको गैस की ही मिलेगी, और सबसे कम मिलेगी किसकी, सबसे कम मिलेगी किसकी, आपको सॉलिड की, ठीक है। बट मेजर चेंज, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस के लिए ये जरूर बोलेंगे कि मेजर चेंज इन एंट्रोपी, मेजर चेंज इन एंट्रोपी अकर्स बिकॉज ऑफ गैसेस, क्योंकि प्रीवियस वाले केस में हमने ये बोला सबसे ज़्यादा रैंडमनेस गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है। तो इस वजह से जो मैंने उस क्वेश्चन में लगे हाथ क्लियर कर ही दिया था बेटा कि केमिकल रिएक्शंस के लिए आपको डेल्टा Ng कैलकुलेट करना पड़ेगा।
डेल्टा एन जी देखिए इस चैप्टर में आ गया, थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, इसमें ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में आया था, याद होगा आपको, है ना, कहाँ डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। पार्ट 2 में आ रहा है, थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम में के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर क्या आपका डेल्टा एन जी, ठीक है। इतनी जगह डेल्टा एन जी का यूज़ आपके चैप्टरों में होता है फिजिकल केमिस्ट्री के। और डेल्टा एन जी सबको निकालते आना चाहिए बेटा, सिंपली समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ना, सब जितने भी गैसियस प्रोडक्ट है उन सब के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम माइनस समेशन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये है डेल्टा एन जी। और उसके बाद बस पॉसिबिलिटी फर्स्ट, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि इस तरह का केस में एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब डेल्टा एस आर जो होगा वो पॉजिटिव। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि अगर डेल्टा एन जी लेस देन ज़ीरो है दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होंगे, ठीक है, तो एंट्रोपी भी कम होगी, मतलब इस तरह का डेल्टा एस आर नेगेटिव। सामने मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन से प्रूफ दे भी दिया था आपको। बट थर्ड पॉसिबिलिटी कि अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो है, तो ये वाली सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आप गड़बड़ करोगे। डेल्टा एन जी ज़ीरो है तो आप डेल्टा एस आर को ज़ीरो मत बोल देना बेटा, डेल्टा एस आर नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ज़ीरो नहीं हो सकता भैया। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो एंट्रोपी चेंज होगी ही होगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस का बोले तो इसका कन्फर्मली हम लोग अगर डेल्टा एन जी निकालेंगे, है ना, कैसे निकालोगे, 2 माइनस प्रोडक्ट के मोल्स 2 और रिएक्टेंट के 1 + 3 4 -2, तो आप बोलोगे इसका डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है। अगर PCl5 का डिसोसिएशन करा रहा है PCl3 + Cl2 में, है ना, डिसोसिएशन का मतलब ही क्या बेटा, एक पार्टिकल दो पार्टिकल में टूटा, तो ये नहीं कि सर टूटा तो इसी में से दो पार्टिकल बढ़ गए तो डेफिनेटली रैंडमनेस बढ़ गई। डेल्टा एन जी के टर्म्स में देखोगे तो डेल्टा एन जी 1 + 1 2 -1 मतलब 1, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव। बट अगर वो आपको रिएक्शन दे रहा है H2 गैस प्लस S गैस गिव्स H2S गैस या N2 गैस, अभी सामने करा था बेटा हमने, बट उसमें N2 + 2 O2 था तो NO2 बन रहा था, इसमें N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस, इनका पूछे तो इनका डेल्टा एस आर आप नॉन ज़ीरो बोलो। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव बेटा, ये तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज से पता पड़ेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट केस से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके देखो इसी चीज़ के और मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके मॉडिफिकेशन, पहला वो पूछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, है ना, नाम दे दे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, इस तरह की चीज़ें कर सकता है बेटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो होगा डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि रैंडमनेस कम हो रही। अगर आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में AgNO3 को मिलाओगे तो आपको पता है, ठीक है ना, यू विल इमीडिएटली गेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ किसके, NaCl, क्या बोल रहा हूँ, यू विल इमीडिएटली गेट द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ किसके, AgCl, ठीक है, तो इसके आपको वाइट PPT मिलने वाला है, ठीक है, और साथ में NaNO3। ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों आयनिक कंपाउंड है स्टार्टिंग में, और आयनिक कंपाउंड में सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। Na के साथ पहले Cl था, अब Na के साथ NO3 जुड़ गया है, Ag के साथ NO3 था तो अब Ag के साथ Cl। बट नेट देखो आप, पहले दोनों ही एक्वस फॉर्म में थे, दोनों एक्वस फॉर्म में थे, मतलब आयंस के फॉर्म में थे, और आयंस में रैंडमनेस ज़्यादा होगी। बट बाद में दो आयंस कंबाइन करके सॉलिड के फॉर्म में चले गए, नीचे वो सेटल डाउन हो गए होंगे, तो ऑब्वियसली उनका रैंडम मोशन ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एंट्रोपी नेगेटिव होगी। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन,
खूब सारी चीज़ों का जुड़ के, ये तो जुड़ नहीं पाएंगे अलग बात है, बट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जनरल रूल, खूब सारी चीज़ें अगर आपस में जुड़ जाएं, जुड़ने के बाद वो क्या करें बेटा, एक चीज़ बना लें। तो ऑब्वियसली अगर खूब सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, जब तक वो अकेले अकेले घूम रही थी तब तक रैंडमनेस ज़्यादा था, है ना, बट साथ में आ गई तो अब के लिए एक मॉलिक्यूल हो गया, इसलिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। लाइक Na गैस कन्वर्ट हो गया An गैस में, इसका पूछ ले तो कन्फर्मली नेगेटिव होना है। ठीक है, चलिए अगला केस बेटा, पांचवा केस है ना, पांचवा केस है फॉर सब्सटेंसेस, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं लिखना भूल गया हूँ। आउट ऑफ दिस 6 सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको फेस चेंज, केमिकल रिएक्शन और कंपैरिजन, ठीक है ना, बाकी और ये सबको आना कंपलसरी है। और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल चाहते हैं उन्हें बेटा आइडियल गैस, रियल गैस, हीटिंग कूलिंग एज वेल एज आपका मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस भी पता होना चाहिए। सब्सटेंसेस के लिए आपके पास अलग अलग पॉइंट्स ध्यान रखने। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ मोल्स। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की एंट्रोपी, है ना, हमेशा ज़्यादा होगी 1 मोल ऑफ Cl2 से, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर थोड़ा रफ आइडिया दे दिया था आपको, बट उसमें हमने मोलर एंट्रोपी को कंपैरिजन करा था बेटा, और वो भी पॉइंट्स मैंने बोला ही था, मैं लिखाने जा रहा हूँ, बट ठीक है ना, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले मोल्स डोमिनेटिंग होंगे। 2 मोल्स हाइड्रोजन की 1 मोल H2 से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ठीक, अगर आपसे बोल रहा है 1 मोल H2, 1 मोल, चलो H2 की जगह दूसरा ले लेते हैं हीलियम, और हाफ मोल O2 है। अब पूछे किसकी ज़्यादा होगी, तो 1 मोल हीलियम की हाफ मोल O2 से कन्फर्मली ज़्यादा होने ही वाली है। तो सबसे पहला आपको हमेशा अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका मोल्स देखना है। हाँ, अब अगर मोल्स सेम हो जाएंगे तो क्या करें सर, ठीक है ना, मोल्स सेम हो गए, फिर आपको जाना है उसकी एटॉमिसिटी के ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। और कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बुक्स में डराने वाली टर्म कॉम्प्लेक्सिटी लिखा होता है, बट इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नथिंग बट एटॉमिसिटी। तो आपको एटॉमिसिटी देखनी पड़ेगी, है ना। अब इनकी ज़रूरत इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शंस में ही पड़ने वाली है, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है, ठीक है। तो सेकेंड केस है हमारा, इफ नंबर ऑफ moles are same, then go for complexity। और complexity is determined by आपका, है ना, यहाँ लिख ले बेटा कि एटॉमिसिटी इज मेजर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ज़्यादा देखो, एंट्रोपी तो इतना बवाल है बेटा कि मैं खुद ही आपको बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं होगी कि मुझे पूरी तरह से एंट्रोपी नहीं आती होगी। मुझे के लिए उतनी आती है जितना, ठीक है ना, जेई के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब इतना समय तो नहीं मिलता कि पीएचडी करें बैठ के, पीएचडी तो मैंने भी नहीं करी। एटॉमिसिटी इज़ द मेजर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी तो एक खूब बड़ी टर्म है, बट हमारे जो 12th बेसिस का जेई सिलेबस है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को केवल एटॉमिसिटी से मेज़र करेंगे। तो अगर मोल सेम है, हमसे बोल रहा है O3 की ज़्यादा कि O2 की ज़्यादा, हम लोग बोलेंगे O3 की ज़्यादा, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि NO की ज़्यादा कि NO2 की ज़्यादा, हम बोलेंगे NO2 की ज़्यादा। CO की ज़्यादा कि CO2 की ज़्यादा, हम बोलेंगे CO2 की ज़्यादा। बस एटॉमिसिटी को देखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। थर्ड ये भी हो सकता है बेटा एटॉमिसिटी भी सेम हो जाए कि NO की ज़्यादा कि CO की ज़्यादा, जैसे H2 N2 O2। इफ़ थर्ड पॉसिबिलिटी यही है, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स एंड एटॉमिसिटी बोथ आर सेम, अगर ये दोनों सेम निकल है, इक्वल हो जाए, जो भी बोलो, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स एंड एटॉमिसिटी जो है बोथ आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, देन
go for molar mass, then go for molar mass. और तब सीधे सीधे रूल है बेटा, हायर इज द मोलर मास more will be entropy. Higher is molar mass, more will be entropy. जितना मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा. लाइक अब मैं आपके है ना आपसे बोल रहा है H2, O2 और N2 की कंपेयर करो, ठीक है ना. तो ऑर्डर होगा H2 लेस देन N2 लेस देन O2. सामने वाले क्वेश्चन में बेटा आपके सामने है ना N2 और O2 की लिखी हुई है, ये मोलर है, मोलर मतलब एक मोल. N2 की आपके सामने है 180, ठीक है ना. O2 की है 220 और अब मुझे H2 की भी मिल गए ना. अभी मैंने नेट पर सर्च मारा H2 के लिए भी H2 का है 130, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. सेकेंड जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था H2 Cl2 और HCl, ऑल आर, ऊपर भी दोनों सभी डायटोमिक है, नीचे भी H2 Cl2 HCl सब डायटोमिक है. अब सब डायटोमिक है तो जिसका मोलर मास ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है, Cl2. तो यहाँ पर भी ऑर्डर होगा बेटा H2 लेस देन HCl लेस देन Cl2. H2 का मोलर मास 2 है, HCl का मोलर मास है 36.5, Cl2 का मोलर मास है 71. तो इनकी तीनों की वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं. इसकी है 130 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी है 190 जूल पर मोल पर केल्विन और Cl2 की 220 है, ठीक है. इतना ड्रेस्टिक चेंज नहीं है, इसलिए तब मुझे वैल्यूज़ नहीं मिली थी तो मैंने उस क्वेश्चन में आर्बिट वैल्यूज़ लिख दी थी. बट है ना एक ड्रेस्टिक चेंज नहीं है. मान लीजिए वो आपसे O2, ठीक है ना, N2 NO इनकी पूछे, O2 N2 NO की पूछे तो क्या ऑर्डर होगा आपका, है ना. इसका मोलर मास 32, इसका 28, इसका 30. वी विल से N2 की कम होगी NO से, NO की कम होगी किससे, O2 से. इट विल बी लाइक दिस. 6th केस फॉर सॉलिड्स. तो बस फिर 2-4 क्वेश्चन बता दो छोटे से, खत्म. फॉर सॉलिड्स, अगर सॉलिड्स आ जा रहा है बेटा तो सॉलिड्स भी दो तरह के, आपको पता होगा सॉलिड कितने तरह के, दो तरह के, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है. तो अगर हमसे कभी क्या डिफरेंस होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ, क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in a रेगुलर मैनर, ठीक है. पार्टिकल्स एक रेगुलर मैनर में अरेंज है, जबकि एमॉर्फस में पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर. तो ऑब्वियसली एंट्रोपी है ना, ये नेक्स्ट क्लास में प्रूव भी करूंगा कि व्हाट इज़ एंट्रोपी. बोलता मैं ज़रूर आ रहा हूँ बेटा, एंट्रोपी इज़ नथिंग बट डिग्रीज ऑफ रैंडमनेस या मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस. बट लिखें इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा बाकायदा डेफिनेशन के साथ लिखेंगे. तो ऑब्वियसली जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर है उनमें रैंडम मोशन क्या होगा, कम. तो अगर कभी कंपैरिजन का बोल दे बेटा तो हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है. इनके बाहर बस कोई चीज़ नहीं जाने वाली है. और इसी को बस अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बता दूं तो आपको तुरंत सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज के सेशन का, मतलब अब ये मान के चलो कि थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी थोड़ा सा बताना है, उसके बाद एंट्रोपी का पार्ट ख़त्म एंड वी विल मूव टू गिब्स एनर्जी. ठीक है. तो मैं इसको इन सभी चीज़ों को बेटा समराइज कर रहे हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना. कैलकुलेट साइन ऑफ डेल्टा एस. जिनमें साइन की ज़रूरत है बेटा उनमें साइन निकालो, या फिर कंपेयर एंट्रोपी, क्योंकि मैं हर तरह की चीज़ें लिख दे रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट Fe 300 केल्विन, Fe 400 केल्विन.
है ना। अब जैसे पहला क्वेश्चन बेटा, तो इसमें कंपेयर करना होगा, ठीक है ना, ध्यान देना। और जिनमें साइन है फिर उनमें साइन को देखोगे, H2 2 ATM, H2 5 ATM, ठीक है। पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो मैं नोट करके लाया था आपके लिए उनको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। NO2 और N2O4 गैस, ठीक है। O2 गैस 2 ATM 300 केल्विन, ठीक है। और O2 आपका 1 ATM 400 केल्विन, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए आपसे अगला बोल रहा है क्या, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ठीक है। 6 बोल रहा है डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 सॉलिड, 7 बोल रहा है रिएक्शन ऑफ BaCl2 aqueous and Na2SO4 aqueous, ठीक है। 8वां बोल रहा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, 9वां बोल रहा है ग्रेफाइट एंड डायमंड की एंट्रोपी का कंपैरिजन, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल 10th बोल रहा है आपसे वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, ठीक है। हमेशा वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, क्योंकि कंपैरिजन वाला पार्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूँ, है ना। क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मेजरली वो साइन ही पूछेगा, इस रिएक्शन का डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S का साइन बताओ, तो हमें अब साइन प्रेडिक्ट करते सबका आना चाहिए, ठीक है। तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोच लें, मैं तो सीधे सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपने पॉज कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, देख लिया होगा। पहले में लग रहा है टेम्परेचर वाला फैक्टर बेटा, है ना। तो Fe 300 केल्विन, Fe 400 केल्विन, एक ही आयरन का ब्लॉक है। अब इसमें एजम्पशन अपने आप शामिल है कि आयरन के ब्लॉक का मास फिक्स है, ठीक है। सेम मटेरियल के हैं ब्लॉक, के 2 अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। ऑब्वियसली 400 केल्विन वाले पे रैंडम मोशन ज़्यादा होगा, इस वजह से हम लोग बोलेंगे ये। सेकेंड में बेटा हाइड्रोजन गैस, अब देखिए इसमें टेम्परेचर कुछ नहीं बोला गया है, ध्यान देना, ठीक है ना। टेम्परेचर भले कुछ ना बोला गया हो तो आपको कांस्टेंट लेना है। तो H2 2 ATM पर H2 5 ATM, प्रेशर का बढ़ना मतलब वॉल्यूम का कम होना, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन होने का मतलब पहले H2 एक लार्जर वॉल्यूम में थी, अब H2 छोटे से वॉल्यूम में कन्फाइन हो गई है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी क्या होगी, सॉरी एंट्रोपी इस वाले की ज़्यादा होगी इससे, ठीक है ना। अब साइन के क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा, कि इसमें एरो लगा दे, ठीक है ना। तो आपने बोला इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है इससे, मतलब आप बोलोगे इसका डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एंट्रोपी पूछेगा या साइन पूछेगा। NO2 से N2O4, ठीक ना। ऑब्वियसली NO2 अगर एटोमिसिटी से देखें तो ट्राई एटोमिक, वो हेक्सा एटोमिक, तो NO2 की एंट्रोपी कम होगी इससे, है ना। अब देखो इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन कैसे बना सकता है, 2NO2 गिव्स N2O4, कंफ्यूज करने के लिए, है ना। ऐसे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप मेरे साथ हैं, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, बट करवा सकता है कि 2NO2 कन्वर्ट हो रहा है N2O4, आप बोल रहे हैं NO2 की एंट्रोपी इससे कम है, बट वो बोलेगा इस रिएक्शन का तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि अगर NO2 की एंट्रोपी N2O4 से कम है तो फिर इस रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव क्यों है, होगा ही भैया। हमने बोला है कि मोल्स हमेशा डोमिनेटिंग होंगे, ये तो आप मोलर एंट्रोपी को कंपेयर करो बेटा, यहाँ पर तो 2 मोल हो गए, तो ऑब्वियसली 2 मोल की एंट्रोपी NO2 की N2O4 के 1 मोल से तो ज़्यादा होगी, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ बेटा तो इनडायरेक्टली ये कौन सी रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में एंट्रोपी हमेशा कम ही होगी, इसलिए कम होना ही था, है ना। अब इस तरह की सिचुएशन बेटा देखो, है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अपने आप में छोटे छोटे से अच्छे हैं। प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगी। टेम्परेचर 300 से 400 जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है,
टेम्परेचर बढ़ने से भी एंट्रोपी बढ़ेगी। दोनों ही फैक्टर एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं, और दोनों फैक्टर एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वाले की एंट्रोपी कम होगी सेकेंड वाले से, मतलब नेट एंट्रोपी बढ़ रही। अब इसमें हो सकता है आपके मन में डाउट आया हो, आना भी चाहिए था, अगर आया है तो अच्छी बात है कि सर क्या होता है एक फैक्टर बढ़ाता और एक घटाता, मतलब मान लो वॉल्यूम तो बढ़ रहा होता और टेम्परेचर कम हो रहा होता, तब बेटा डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हो, तब आपको आइडियल गैस के फॉर्मूले से चलना है, ठीक है ना। आपको इसी NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1 से मैं वैल्यू निकालने का नहीं बोल रहा हूँ, बस एक कंपैरिजन कि नेट डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोलोगे पहले वाले की कम है, दूसरे वाले की ज़्यादा है। नेगेटिव आ रहा है तो आप बोलोगे पहले वाले की ज़्यादा, दूसरे वाले की कम, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी और अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन क्या रिएक्शन होगी? वैसे तो पॉलीमराइजेशन बोल दिया है बेटा, ठीक है ना, सीधे नेगेटिव बोलना है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ। n मोल से आप 1 मोल में गए, डेल्टा Ng नेगेटिव, इसलिए डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 सॉलिड, CaCO3 सॉलिड किस किस में डिसोसिएट होगा? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है ना, डेल्टा Ng नेगेटिव, वो आपने कर लिया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट साइन लिख रहा हूँ, डेल्टा H भी नेगेटिव। इन दोनों के बीच की रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेट का बनना। आप सभी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनफैक्ट मोल कॉन्सेप्ट में भी हम खूब बार बताते हैं बेटा कि किसी सैंपल में सल्फेट आयन है कि नहीं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसके अंदर बेरियम मिला दो, और जैसे बेरियम आयन मिलाओगे यू विल इमीडिएटली गेट द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। आपको बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और वाइट प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो आप बोलोगे इसका डेल्टा एस नेगेटिव, है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये फेस चेंज हो गया, मतलब H2O लिक्विड H2O सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी कम होगी। ग्रेफाइट और डायमंड में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा? तो ऑब्वियसली ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज़्यादा होगी डायमंड से। वाई? ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम, जबकि डायमंड में ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है। इस वजह से वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, है ना, में किसकी ज़्यादा? वाइट की। क्यों? वाइट फॉस्फोरस की ये स्ट्रक्चर है, जबकि रेड फॉस्फोरस आपका पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। ये अगला मॉलिक्यूल इसका, और वो रेड फॉस्फोरस जो है बनता किससे बेटा? वाइट फॉस्फोरस से। तो इनडायरेक्टली जब वाइट फॉस्फोरस रेड में बदलेगा तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब एंट्रोपी आपकी जो होगी वो कम होगी, और एंट्रोपी कम होने का मतलब वाइट फॉस्फोरस के पर मोल की एंट्रोपी रेड फॉस्फोरस से ज़्यादा ही होनी है। ऑल द एग्जाम्पल्स आर टू द मार्क, कि आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन अब मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, काफ़ी बार जेई में आ चुके हैं, आगे भी आएंगे और आते रहेंगे। आई होप मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके अपनी तरफ से क्लियर कर दिए होंगे। तो यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन ऑल्सो, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।